Welcome back once again on this online and offline platform of ISC। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की इस कक्षा में। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की इस कक्षा में हम लोग पिछले सप्ताह बात कर रहे थे भाग 4 की, और भाग 4 का हमने अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनका महत्व और किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है वो हमने समझा था पिछली कक्षाओं में। ये आपको ध्यान होगा डीपीएसपी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, भारत का संविधान जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, एक ऐसा विषय जिसके ऊपर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। बहुत आपकी पकड़ जो है मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इस विषय को आप पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, अपने स्तर पर भी पढ़ते हैं, क्लासेस में भी रिपीट होता है, और एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको की प्री क्वालिफाई करने में मदद करता है। सबसे ज्यादा बच्चों की कमांड रहती है। इतिहास अनप्रेडिक्टेबल होता है, ज्योग्राफी बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, कई बार बहुत ज्यादा कंसेप्ट आते हैं, कई ज्यादा। उसी प्रकार इकोनॉमिक्स का भी यही हाल है। तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको कमांड बनानी है अपनी, हर स्तर पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉलिटी जो है अभी लेटेस्ट जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ परसों, नहीं कल, आज क्या है, ट्यूसडे ना, परसों, तो वहां पर भी आप देखिए 20 प्रश्न आए पॉलिटी के, 20 प्रश्न, यानी 40, 200 में से 40 नंबर का। तो पॉलिटी जो होती है वहां पर आपको सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन भी उसमें देखने को मिले, जैसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ लिया आपसे, वो आपसे पूछ लिया संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष, घुमा के उन्होंने पूछा प्रोविजनल। प्रोविजनल जैसे आपकी एक मार्कशीट होती है ओरिजिनल, एक होती है प्रोविजनल, डिग्री आती है ना प्रोविजनल, प्रोविजनल मतलब अस्थाई। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वहां पे ऑप्शन था। तो इतना सिंपल क्वेश्चन जो कि ल्यूसेंट से पढ़ते हैं, वो यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में आया। तो आ जाता है ऐसा क्वेश्चन भी, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जो कि ग्रुप सी के परीक्षा में आता है, वो आईएएस की परीक्षा में भी आ जाता है। तो कुछ नहीं भरोसा होता। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पर ऐसी चीजों की गलती ना हो। जब संविधान पढ़ रहे हैं तो जो अनुच्छेद बताए गए हैं, जितने अनुच्छेद बताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। अनुच्छेद 21 से संबंधित भी एक प्रश्न आया, जहां पर हम बात करते हैं स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता? जीवन का अधिकार, प्राण एवं दैहिक उसके संदर्भ में कितने सारे आपको अधिकार लिखाए थे, उनमें से एक पूछ लिया गया इस परीक्षा में। तो आप देखिए, आपको ध्यान रखना है जिन जिन अनुच्छेदों के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया, जैसे 15, 16, 14, 19, 22, 21, है ना, 25, तो यहां पर 32 के ऊपर भी एक आया, प्रोहिबिशन रिट के ऊपर। देखो, अभी तक हमने जितना पढ़ा, प्रोहिबिशन रिट के ऊपर एक क्वेश्चन आया, जो कि कोर्ट, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करती है कार्रवाई रोकने के लिए। इसके अलावा आपका संविधान सभा से प्रश्न आया कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसके अलावा अनुच्छेद 21 से भी प्रश्न आया। तो ये तो बड़े सिंपल प्रश्न है जो ग्रुप सी में भी आते हैं, ग्रुप सी में आते हैं क्वेश्चन, वो सीधा आईएएस के पेपर में आए। मैं क्या बोल रहा हूं, संविधान वो विषय होना चाहिए जिसमें आपकी कमांड होनी चाहिए अच्छी, क्योंकि ये वो विषय है जो आपको प्री क्लियर कराने में मदद करता है। अब स्टेट पीसीएस है, स्टेट पीसीएस पे ध्यान दीजिए, फिर अक्टूबर में उत्तर प्रदेश पीसीएस है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, आप देखिए हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं, और जो पढ़ चुके हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। भाग 1, भाग 1 अनुच्छेद कहां से कहां तक पढ़े हमने, 1 से 4। एक प्रश्न अनुसूची से भी आया था उसमें, जिसमें जो भाषाएं, 22 भाषाएं, उनको जोड़ने के लिए 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन पिछले साल पढ़ाया था। सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, याद है? सिंधी, नमक, बीडीएमएस, ट्रिक बताई थी, उसी से क्वेश्चन आया। 4 क्वेश्चन तो अब मुझे याद है, देखो कि जो अभी मुझे याद है, 20 में से 4 क्वेश्चन मुझे याद है जो सीधा सीधा पढ़ा रखे हैं वो आए। तो आपको ध्यान रखना है, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, संघ और उसका क्षेत्र। आजकल क्या चर्चा में है? आजकल ये विशेष चर्चा में नहीं है, लेकिन इससे प्रश्न आ जाता है, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर का स्टेटस हटा है, फिर दादरा नागर हवेली दमन दीव को एक कर दिया गया। कब करा किरण? 2020 में। कब करा किरण? 2020 में। तो यहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है, ध्यान रखना है। फिलहाल तो 2-3-4 साल से चर्चा में नहीं है, लेकिन आ जाता है प्रश्न। भाग 2 नागरिकता, अब हो सकता है स्टेट में आ जाए प्रश्न। नागरिकता अनुच्छेद हमने कहां से कहां तक पढ़ा? 5 से 11।
लेटेस्ट कोई खबर इसमें आ रही है? हाँ, अब पॉपुलेशन सेंसिस की बात चल रही है देश में, ठीक है ना, नागरिकता रजिस्टर की बात चल रही थी, बहुत सारी बातें ऐसी हुई थी असम के संदर्भ में, तो उस कारण ये चर्चा में रहा पिछले 3-4 साल। तो प्रश्न आ जाता है, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा गौण हो रखा है। फिर भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 चर्चा में है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध अधिकार, वो भी हमें अधिकार मिल गया फंडा में। 2 महीने पहले चर्चा में था ये, तो हो सकता है पीसीएस में यहां से प्रश्न आ जाए और फिर वह बोल देंगे क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो हमें अधिकार मिला है वो कौन से आर्टिकल में आता है, 21। जब भी कभी ऐसा देखो तो सीधा 21 अपने दिमाग में रखना। जहां पर भी कोई जीवन से जुड़ा मामला आ जाए, उसमें सीधा आंख मूंद के कौन सा अनुच्छेद टिक करना है, 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके बाद भाग 4, भाग 4 क्या चर्चा में है? हाँ, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो खासकर, और देश के 36 से 51 भाग 4 चर्चा में है। क्यों? अनुच्छेद 44 के संदर्भ में उत्तराखंड पहला राज्य बना है स्वतंत्र भारत में, जहां पर कि आप देख रहे हैं समान नागरिक संहिता के ऊपर कानून बना, और देश भर में भी इसकी चर्चा है। हालांकि अब सरकार गठबंधन में है, तो देखेंगे कि सरकार आगे बढ़ती है नहीं बढ़ पाती, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में आप जानते हैं, असम के संदर्भ में जानते हैं, गुजरात के संदर्भ में इसमें काम हो रहा है। गुजरात और असम आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड ऑलरेडी कर चुका है आर्टिकल 44, तो चर्चा में है, प्रश्न आने की संभावना। ये आपके 4 भाग आपको बिल्कुल अपने टिप्स में होने चाहिए, अनुच्छेद भी पता होने चाहिए इनके संदर्भ में, कि राज्य की परिभाषा पूछ दे तो कहां पर है। अगर हम आपसे पूछ दे कि अल्पसंख्यक 2 प्रकार के बताए तो कौन से अनुच्छेद में है, अगर हम आपसे पूछ दे शोषण के विरुद्ध अधिकार है तो किस अनुच्छेद में है, वो सब आपको एकदम टिप्स में होना चाहिए। कि संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है, किस अनुच्छेद में है ना, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है, भारत की विदेश नीति कौन से अनुच्छेद से गाइड होती है, तो सब इनके बीच में हमने आपको पढ़ा रखा है, आपको ध्यान रखना है। अगर किसी राज्य का नाम बदलना है तो कौन से अनुच्छेद में, तो ये सारी 1, 2, 3, 4 जो भाग है वो आपको ध्यान रखना। यहां तक क्लियर है सबको? फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, इसके बाद हमारा वो खुल जाएगा द्वार, क्योंकि यहां तक हमें एक एक अनुच्छेद के हिसाब से चलना पड़ता है। अब हम जिस भाग में पहुंचे हैं वो भाग आता है भाग 4 क। देखिए, भाग 4 के बाद आना तो चाहिए भाग 5, पार्ट 5, लेकिन हम बीच में चर्चा कर रहे हैं 4 क की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? 4 क जैसे ही क लग गया, इसका मतलब आपका दिमाग चलना चाहिए, ये भाग संविधान में मूल रूप से नहीं था। क्यों? ये भाग संविधान में मूल रूप से नहीं था। कहीं पर भी का, खा, गा ऐसा देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो चीज बाद में जोड़ी गई है संविधान में। तो भाग 4 का मूल संविधान में नहीं था। इस भाग का नाम क्या है? मूल कर्तव्य। ये क्या है? मूल कर्तव्य। तो पहली बात, भाग 3 बात करता है मूल अधिकार की, भाग 4 बात करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, और भाग 4 का बात करता है मूल कर्तव्य की। भाग 4 का बात किसकी करता है? मूल कर्तव्य की। ये मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया। तो जोड़ा गया किस संविधान संशोधन से? 42 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, वर्ष 1976। 1976 में तत्कालीन सरकार, इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी, उस समय आपातकाल लगा हुआ था देश में, 42वां संविधान संशोधन हुआ। इस संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में बड़े स्तर पर परिवर्तन किया गया। उन्हीं में से एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक परिवर्तन ये हुआ, संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। इस नए भाग में मूल कर्तव्यों को स्थान दिया गया। अर्थात अगर हम बात करें 1950 की, तो हमारे संविधान में ये भाग नहीं था, ना कोई मूल कर्तव्य था। अब हम बात कर रहे हैं 1976 की, हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि किस भाग में जोड़ा गया? 4 क। तो भाग कौन सा है? 4 क। और मूल कर्तव्य इसमें नाम दिया गया इसको, इसमें 10 मूल कर्तव्य हमारे जोड़ दिए गए। अब एक बात ध्यान रखनी, ये मूल कर्तव्य की जो बात हो रही है ना, ये मूल कर्तव्य क्या है, क्या होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज? देखिए, हम भारत के नागरिक हैं, तो हम नागरिक होने के नाते हमें इस संविधान के द्वारा बहुत से अधिकार दिए गए हैं, जो कि हमारी रक्षा करते हैं। किसके?
किससे रक्षा कर रहे हैं? राज्य से, राज्य के एट्रोसिटीज से हमें बचाते हैं। वहीं साथ ही साथ जब हम भारत के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, तो जहां हम अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, वहीं पर हमें थोड़ा अपने देश के प्रति जो हमारा दायित्व है, एक भारतीय होने के प्रति, भारत का नागरिक होने के प्रति जो हमारा दायित्व है, जो हमारी श्रद्धा है अपने देश के प्रति, उसका हमें क्या करना चाहिए? कैसे प्रकट करेंगे? जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। एक नागरिक होने के नाते देश, राज्य, संविधान ये अपेक्षा करता है कि हम इन मूल कर्तव्यों का पालन करें। इसका मतलब इन मूल कर्तव्यों को पालन करने की अपेक्षा केवल किससे की जा रही है? भारत के नागरिक से, सबसे नहीं। अधिकार यद्यपि सबको मिले हैं, अधिकार भारत के नागरिकों को भी है, विदेशी नागरिकों को भी है, कुछ अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों को। लेकिन जब हम मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो मूल कर्तव्यों के पालना, उनको फॉलो करना, ये हम अपेक्षा करते हैं किससे? भारत के नागरिकों से। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं, हालांकि ये कोई बाध्यकारी नहीं है। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोई कोर्ट, आपको कोर्ट के द्वारा इसको लागू करवाया जाना या इसके खिलाफ न्यायालय चले जाना, ऐसी बात यहां पर भी लागू नहीं होती। जैसा भाग 4 आपने देखा था, डीपीएसपी क्या थे? क्या वो वाद योग्य थे? नहीं। डीपीएसपी राज्य की कृपा पे छोड़े कि राज्य उनको कंसिडर करे और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी को फ्रेम करे। सिमिलरली यहां पर है, हमसे अपेक्षा की जाती है कि भारत का नागरिक होने के नाते हम इनको ध्यान में रखें, इनका पालन करें और अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सुनिश्चित करें। तो यहां पर ध्यान रखना, ये नागरिकों से अपेक्षित है, ये बाध्यकारी सेंस में नहीं है कि आपको इसको फॉलो करना ही है या कोर्ट जा सकते हैं। यद्यपि एक चीज और है कि संसद चाहे तो इनमें से कुछ मूल कर्तव्यों को कानून बनाकर क्या कर सकती है? कंपलसरी कर सकती है और उसके वायलेशन को एक पनिशेबल ऑफेंस बना सकती है। बात समझिएगा ध्यान से। यद्यपि तो पहली नजर में यह बाध्यकारी नहीं है, यह अपेक्षा की जा रही है कि आप इनको पालन कीजिए, लेकिन कुछ मूल कर्तव्यों को अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर क्या कर सकती है? जरूरी कर सकती है, कंपलसरी कर सकती है। और कंपलसरी करने में अगर आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो उसको एज अ लॉ आपको क्या हो सकती है? सजा, पनिशमेंट दिया जा सकता है, ऑफेंस उसको क्रिएट किया जा सकता है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। तो मूल कर्तव्यों का जो पूरा विचार है, ये हमारे संविधान में शुरू में नहीं था। जब संविधान निर्माता थे उन्होंने डाला नहीं, बाद में इसको डाला गया और इसकी प्रेरणा ली है किससे? सोवियत संघ से। कहां से प्रेरणा ली है? सोवियत संघ। भाई सोवियत संघ किसे बोलते हैं? फॉर्मर रशिया, रशियन फेडरेशन, यूएसएसआर। सोवियत संघ से इसकी प्रेरणा ली गई है। कहां से ली गई है? सोवियत संघ। ध्यान रहेगी बात, कहां से ली गई है? सोवियत संघ। सोवियत संघ किसको बोलते हैं? रशिया को, यूएसएसआर जिसे आप बोलते हैं, वहां से इनको लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, नागरिकता प्रभावित है, नागरिकता प्रेरित है कहां से? बताइए, नागरिकता किस देश से प्रेरित है? यूके, ब्रिटेन, सिंगल सिटीजनशिप। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डीपीएसपी कहां से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से। अब फंडामेंटल ड्यूटी पूछ रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटी कहां से प्रेरित है? सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से प्रेरित। रहेगी बात याद, कहां से प्रेरित है? यूएसएसआर, पहला पॉइंट। दूसरी बात, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, इस संदर्भ में इसको समझने के लिए, अर्थात भारत के संविधान में क्या स्कोप है, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की जाए ना की जाए, किस संभावना है, किस हद तक क्या किया जा सकता है, इसको समझने के लिए रूस भेजा गया था और पूरी की पूरी एक कमेटी बनी थी। किसके नेतृत्व में? कैबिनेट मंत्री थे इंदिरा गांधी की सरकार में सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारत सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई, समिति बनाई गई, जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह ये भारत सरकार के मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री। इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। ये कमेटी रशिया गई थी, इसने पूरा स्टडी किया था वहां का मॉडल, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल ड्यूटी का। और इस कमेटी ने जो अपनी अनुशंसा दी, जो अपनी सिफारिश की, अनुशंसा, इस कमेटी की अनुशंसा पर भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। तो प्रश्न आ सकता है
सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? मूल कर्तव्यों से। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति का उद्देश्य क्या था? तो मौलिक कर्तव्यों को उनके संदर्भ में ये देखना कि भारत के परिप्रेक्ष्य में इनके लिए किस प्रकार से इसको जोड़ा जा सकता है। तो रूस के संविधान को इसने पढ़ा, जाना, और इन्होंने बहुत सारी सिफारिशें दी सरकार को कि आप ऐसे ऐसे करके मूल कर्तव्यों को जोड़िए। हालांकि कुछ मामलों में इन्होंने कहा कि मूल कर्तव्यों को आप कंपलसरी कर दीजिए। समिति ने क्या कहा? मूल कर्तव्यों को, कुछ मूल कर्तव्यों को आप कंपलसरी कर दीजिए, बाध्यकारी कर दीजिए। लेकिन क्या इन्होंने, सरकार ने इसे बाध्यकारी किया? नहीं, सरकार ने मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी नहीं किया, कंपलसरी नहीं किया। तो फिर क्या हुआ? जब सरकार ने मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी नहीं किया और ना ही पूरे के पूरे जैसा कि उन्होंने बोला था वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े, सरकार ने फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े कुछ उनको अपने हिसाब से चेंज करके, और उस समय सरकार ने कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा। कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा? 10 मूल कर्तव्यों। तो ये मूल कर्तव्य कैसे हैं? ध्यान रखना है। आर्टिकल, देखो भाग कौन सा है, कौन से भाग में है? ना तो 4 में है ना 5 में है, 4 और 5 के बीच में डाल दिए, नया भाग बनाया 4 का या 4A। अब अनुच्छेद 51 आपने पढ़ा था, क्या था? अंतरराष्ट्रीय शांति, यानी कि इंटरनेशनल पीस, जो भारत की विदेश नीति को परिभाषित करता है, और सुरक्षा एंड सिक्योरिटी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 52, 51 के बाद क्या आता है? 52। अनुच्छेद 52 भाग 5 में आता है, जो कि बात करता है भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 52 में राष्ट्रपति है, 51 में भारत की विदेश नीति है। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद लाएं? तो एक नया अनुच्छेद बना 51 क। क्या बना? 51 क। जैसे 4 और 5 के बीच में एक नया भाग बना 4 क, वैसे ही 4 क में एक नया अनुच्छेद बना 51 क, 51A। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आर्टिकल 51A का संबंध किससे है? तो बताइए किससे है? फंडामेंटल ड्यूटीज से। आर्टिकल 51 का संबंध किससे है? डीपीएसपी, जो कि बात करता है भारत की विदेश नीति। आर्टिकल 52 का संबंध किससे है? भाग 5, जो कि बात करता है राष्ट्रपति। ठीक है, समझ में आ गया? तो नया अनुच्छेद जोड़ा गया 51 का। अब इस 51 का में फिर आपके उसके अंतर्गत 1 2 3 4 करके टोटल ABCDEFGHIJ 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। बाद में फिर आप देखेंगे 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी की हम बात करें। तो पहले आपको इतनी बात समझ में आ गई सबको? हाँ भाई, पीछे विकेश तुम तो लेट आए, क्यों? किस चीज का है, भूल गए? वैल्यू एडिड कोर्स, ठीक है। तो वैल्यू एडिड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ वैल्यू एडिड कर दी हमने, ये आपको ध्यान रखना है। हमने इन भागों की चर्चा करी है, ये बातें हैं, ये बातें। जरा अपना निकालिए नोटबुक, नोटबुक निकाल लीजिए अपनी तुरंत। अच्छा, पिछली क्लास में हम क्या लोग पढ़ रहे थे? पिछला टॉपिक के लिए एक बुक छोड़ दे, एक पेज छोड़ देना, एक पेज छोड़ना है आपको। क्या पढ़ा था आपने लास्ट में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, याद हो गए? कल तो छुट्टी थी ना आपकी, ईद की? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन।
ये डीपीएस पे खुल गया ना। हाँ ये डीपीएस पे खुल। फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ रहे हैं ना। ये आप देख रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य। अब इसमें आप देखिए, पीपल ऑफ इंडिया आर द अल्टीमेट कस्टोडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? भारत के लोग ही भारत के संविधान के अल्टीमेट कस्टोडियन है, रक्षक हैं। कस्टोडियन मतलब जो हम कस्टडी कस्टडी में लेती है ना पुलिस, इट इज देम, यानी उसको प्रोटेक्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इट इज दैट सोवरेनिटी वेस्ट एंड इट इज इन देयर नेम दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। इसका मतलब हुआ कि जो हमारी सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, भारत के संविधान में हमने पढ़ा था हमारी संप्रभुता किसमें निहित है? बताइए किरण, हमारी संप्रभुता किसमें निहित है? जल्दी बताओ, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? आप बताओ। वेरी गुड, भारत, तो यही तो लिखा, इट इज दैट द सोवरेनिटी वेस्ट इज इन देयर नेम। किसके नेम पे? भारत के लोगों के, पीपल ऑफ इंडिया। सही बोल रही हो आप किरण, आपने क्यों नहीं उत्तर दिया? आपको हमने पढ़ाया था ना प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, वहीं से तो शुरू होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एडॉप्ट किया गया है हमारे ही नाम पे। याद के करो आखिरी के शब्द, इस संविधान को, स्थिति को क्या करते हैं? एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ये जो संविधान है ये शक्ति देता है नागरिकों को, लेकिन ये संविधान क्या करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सिटीजन बट द सिटीजन टू एम्पावर्स द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान नागरिकों को शक्ति देता है, नागरिक संविधान को शक्ति देते हैं। उसको फॉलो करके, जब हम भारत के नागरिक हैं और हमें संविधान द्वारा अधिकार दिए गए हैं, तो एक नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा भी दायित्व है कि हम इन संविधान के अनुरूप क्या करें? अपने कर्तव्यों का पालन करें। भारत का नागरिक होने के नाते हमारा मतलब केवल ये नहीं कि हम अधिकारों का प्रयोग करें, अपना जो दायित्व है, जैसे एक सजग नागरिक होने के नाते मेरा अच्छा अगर वेतन है तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं अपना जो है इनकम टैक्स समय पर जमा कराऊं, अपना बिजली का बिल समय पर जमा कराऊं, अपना फलाना। और राज्य का कर्तव्य क्या है? कि वो राज्य मुझे सुविधाएं दे। तो ये दो तरफा संबंध है, एक तरफा कोई संबंध नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है आपको। बाय फॉलोइंग इट, अपने देश के संविधान के, अपने देश की एकता अखंडता की रक्षा करना ये मेरा दायित्व है। अपने राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्र स्मारकों का, राष्ट्र प्रतीकों का, राष्ट्र महापुरुषों का सम्मान करना ये मेरा दायित्व है। ये सब दायित्व है कि नहीं है? By protecting it and by preserving to make it more meaningful with the words and deeds. The constitution is nobody's preserve and it is everybody's preserve. तो यानी ये संविधान किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के द्वारा रक्षित नहीं है, ये सबके द्वारा रक्षित है, क्योंकि ये सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति, वर्ग, जाति, धर्म, राज्य, संस्था के लिए सीमित नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है मैंने आपको बता दिया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया, अभी आपको मैंने पीछे बता ही दिया है। क्यों भाई 42वां कहां गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ, देखो ये नाम आ गया, सरदार स्वर्ण सिंह साहब का, उनकी कमेटी के ऊपर। और ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये यूएसएसआर से ली गई है, रूस का संविधान। फंडामेंटल ड्यूटी जो थी 10 थी, बाद में 86वां अमेंडमेंट जो 11वीं ड्यूटी है। भाई देखो क्या बोला मैंने, 1950 में एक इंटरव्यू में आपने देखा होगा, जैसे मॉक इंटरव्यू दिखाते रहते हैं दृष्टि आईएएस के, फलाना अलग अलग कोचिंग के, तो आपने वो शॉर्ट्स आते हैं ना आजकल, शॉर्ट्स इंटरव्यू चलते हैं, उसमें शॉर्ट्स में कुछ कुछ पार्ट काट देते हुए, उसमें एक सर ने पूछा, क्या विकास दिव्य कीर्ति या कोई दूसरे सर ने पूछा, मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हो? संविधान में शुरू में कितने मौलिक कर्तव्य थे? अब वहां इतना प्रेशर रहता है, मौलिक कर्तव्य पढ़ा तो है, बोलते शुरू में 5 थे, 10 थे, 10 थे, 11 थे, शुरू में थे ही नहीं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य शुरू में थे ही नहीं। 1950 में कितने मौलिक कर्तव्य थे? बताओ जल्दी। 0 थे ही नहीं मौलिक कर्तव्य। अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। जोड़े कब गए? 1976 में। 1976 में जब जोड़े गए तब कितने थे? 10। तब कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य। फिर अटल जी के समय 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। ये वही वाला संविधान संशोधन है जिससे 3 जगह असर पड़ रहा है। अनुच्छेद 21 का याद कीजिए, क्या था? शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 जो डीपीएसपी था उसको शिक्षा का अधिकार बनाया गया, और यहां मौलिक कर्तव्य पे भी असर पड़ा। यानी एक चीज ध्यान रखना, ये 86वां जो संशोधन है इससे 3 जगह असर पड़ा। आर्टिकल 21 का,
शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51 का में कहां पर 11वां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है। आ गई बात याद, याद रहेगी। तो अब आप मुझे बताओ, हमारे पास शुरू में मौलिक कर्तव्य कितने थे सर? 0 थे ही नहीं। मौलिक कर्तव्य जोड़े कब गए पहली बार? 1976 में। कौन से भाग में? 4 क में। कौन सी समिति की सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। कितने? 10। कितने जोड़े गए? 10। फिर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संशोधन से, और 2002 में अटल जी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत संविधान में एक नए भाग 4 क को जोड़ा गया। संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यही वाली बात सारी बता दी आपको, यही सारी बात इंग्लिश में लिख दी है। अब इसका हम जो है पढ़ लेंगे कि क्या है ये, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य। अब इसको पढ़ना है। देखो, मौलिक कर्तव्यों को आप पढ़ के जरूर जाएं, क्या है मौलिक कर्तव्य और ये क्या बात करते हैं, फिर इसको सब लिख लेंगे हम। देखिएगा पहला पॉइंट, इसको हरा कलर ले लेते हैं क्योंकि पीले में तो लिखा है ना। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। भारत का नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संविधान का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि देश का सबसे बड़ा कानून है, उसका क्या करें? पालन करें। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें उसका पालन करना है, और उसके आदर्श, जो संविधान के आइडियल्स हैं, जो संविधान के आइडियल्स हैं, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन का मतलब जो संविधान के इंस्टीट्यूशन क्या हैं, जैसे भारत का इलेक्शन कमीशन ईसीआई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे भारत की संसद पार्लियामेंट, जैसे लेजिस्लेचर, जितने भी संस्थाएं हैं, यूपीएससी, तो संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों का पालन करना है, संविधान के जो संस्थाएं उनका पालन करना है, राष्ट्र ध्वज जो हमारा नेशनल एंथम है। अब देखो, नेशनल एंथम का पालन करना है, ऐसे संविधान क्या करता है हमसे? अपेक्षा करता है। मैंने कहा था ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन संसद चाहे तो इसमें से किसी चीज को लेकर कानून बना सकती है, उसे बाध्यकारी। संविधान अपेक्षा करता है कि आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। अगर आप अपमान करते हैं तो फिर आपको सजा हो सकती है। भले ही क्या, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, लेकिन आज ये कर्तव्य एक कानूनी रूप ले चुका है। और अगर आप अपने संविधान राष्ट्रीय ध्वज का क्या नहीं करते, पालन नहीं करते, तो फिर आपका क्या होगा? आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो याद रखिए 4 चीजें हैं: संविधान और उसके आदर्शों का पालन, जो संस्थाएं हैं संवैधानिक उनका पालन, राष्ट्र ध्वज का पालन, और राष्ट्रगान का आदर करें, नेशनल एंथम। इन सब का आपको पालन करना है, इनका आदर करना है। अब एक बात गौर करने वाली है, यहां राष्ट्रगान तो लिखा है, राष्ट्रगीत नहीं लिखा है। यह आपसे कभी प्रश्न बन सकता है कि क्या यहां पर राष्ट्रगीत भी है? तो अपनी आंख खोल के देख लो, अभी अपनी आंख खोल के देख लो, राष्ट्रगान लिखा है, राष्ट्रगीत नहीं लिखा है। राष्ट्रगान क्या है और राष्ट्रगीत क्या है? हाँ, तो राष्ट्रगीत नहीं लिखा है इन्होंने, राष्ट्रगान लिखा है। उसके ऊपर भी आगे चल के कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन फिर मामला रिलीजियस पॉलिटिकल उसमें उलझ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 4 बातें लिखी है। सेकंड नंबर का पॉइंट बोलता है स्वतंत्रता के लिए, यानी ये दूसरा मौलिक कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारा देश जो है, उसको जो स्वतंत्रता मिली है वो इतनी आसान नहीं थी। न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है इस महायज्ञ में, तब जाकर स्वतंत्रता मिली है। तो जो स्वतंत्रता के लिए हमारे आदर्श हैं, कौन से आदर्श की बात हो रही है? जिन्होंने राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित किया है, वो उच्च आदर्श, जैसे गांधीवादी आदर्श, अहिंसा का आदर्श, सत्य, अहिंसा, ये विचार किसके रहे हैं? गांधीवादी विचार रहे। जो गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे, वो दूसरा विचार है भगत सिंह का विचार। लेकिन विचार तो ना, राष्ट्रीयता का एक भाव आया ना हमारे अंदर, तो हमें वो चीज ध्यान रखनी है
कि हमारी स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, उनको हृदय में संजोए रखना। हमेशा अपने महापुरुषों के प्रति दिल में सम्मान होना चाहिए। तिलक साहब के लिए, चाहे वो झांसी वाली रानी रही हो, चाहे वो भगत सिंह रहे हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद रहे हो, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हो, उन सबने जो देश के लिए किया वो हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि आज हम जिस आजादी में सांस ले रहे हैं वो उन्हीं के प्रयासों से संभव हो पाया। और बहुत से लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी। उन्होंने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो आजादी वो खुद नहीं देख पाए, वो चले गए दुनिया से पहले ही। और हम ये आजादी देख पा रहे हैं, हम ये सब कुछ भोग रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ दैट पीपल। तो ये आपको ध्यान रखना। तो पहली वाली बात में क्या बोला, बोलो किरण, संविधान का पालन, संविधान के आदर्शों, संविधान की संस्थाओं, संस्था क्या हो गई, जैसे एग्जाम्पल दो, बोलो बोलो, अभी बताया। संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी संविधान से बॉडी बनी है, पार्लियामेंट हो गई, कोर्ट्स हो गई, सब कुछ, उनको क्या करना है हमें। हाँ, और राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज, चार चीजें अब दिमाग में बैठाओ अपने। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ध्यान रहेगा। फिर नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नॉट नेशनल सॉन्ग, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, जितने भी ऐसे महापुरुष हुए राष्ट्र आंदोलन के जिन्होंने कार्य किया, तो उन विचारों को, आदर्शों को हृदय में संजोना है, और उन महापुरुषों का हमें क्या करना है, सम्मान, हमेशा उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तीसरे, भले आपके विचार अलग हो सकते हैं, कि आप गांधीवादी विचार को मानते हो, कि आप जो है भगत सिंह के विचार को मानते हो, दोनों का तरीका अलग था, पर उद्देश्य तो सेम था। उद्देश्य क्या था, भारत की स्वतंत्रता। भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना रास्ता अलग कर दिया था, गांधीवादी विचार अलग चल रहा था, पर सबका उद्देश्य तो कुल मिला के एक ही है। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट व्हाट, दी सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो ऐसा कोई काम ना करे जिससे देश की एकता कम होती हो, ऐसा कोई काम ना करे जिससे देश की अखंडता पर असर पड़ता हो। कोई भी ऐसा काम, चाहे बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर, चाहे आंतरिक रूप से कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं, ये नहीं हमें करना चाहिए। ये ऐसी अपेक्षा करता है संविधान, हमें अपने देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। फिर क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अपने देश की रक्षा करनी है, हालांकि रक्षा करने के लिए हमारे पास मिलिट्री है, हमारे पास सेना है, जल थल वायु, सब सेना है कि नहीं है। लेकिन 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 यहां पर बात है कि देश की हमें रक्षा करनी है। अब रक्षा केवल वही नहीं होती कि सीमाओं पे आप रक्षा कर रहे हैं। अगर आप देश में रक्षा कर रहे हैं, किस प्रकार से, अगर आप जल संचय कर रहे हैं, अगर आप ऊर्जा बचा रहे हैं, कहीं पंखा खुला हुआ है कमरे में और वहां कोई बैठा हुआ नहीं और पंखा चलता ही जा रहा है, तो वो ऊर्जा की बर्बादी हो रही है। नल का चलता जा रहा है, नल चल रहा है, आप आराम से इधर उधर बैठे हैं, पानी टपकता जा रहा है, टपकता जा रहा है, पानी बह गया पूरा। तो वो क्या है, रक्षा कैसे हो रही है देश की। रक्षा केवल ऐसी नहीं होती कि बाहरी आक्रमण से रक्षा हो रही है, रक्षा तो हम अपने स्तर पर, घर के स्तर पर भी कर सकते हैं। तो देश की रक्षा करनी है, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर कभी हमारा आह्वान किया जाता है, आह्वान किया जाता है, इन केस मान लीजिए चाइना और इसने, किसने, पाकिस्तान ने, दोनों ने अटैक कर दिया, और उस समय हमारे को सेना की आवश्यकता पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है कुछ लोगों की, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उस समय ये नहीं बोलना, उस समय जो है सरकार जो गाइडलाइन देगी इस अनुसार हमें देश की रक्षा के लिए जाना चाहिए, ऐसा संविधान हमसे क्या करता है, अपेक्षा करता है। क्या ऐसी कोई बात कहीं पर पहले आई थी, ध्यान कीजिए जरा, किसी से भी पूछने वाला हूं मैं, कहीं पर ऐसी बात पहले आई थी, कहीं हम मूल अधिकारों में पढ़ रहे थे, ऐसी कोई बात मैंने बताई थी कि जब कभी देश को आवश्यकता पड़े, एग्जाम्पल दिया था मैंने इजराइल का, कि इजराइल में लोगों के लिए कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, कौन से अनुच्छेद में आई थी बताइए जरा। अब देखो, दिमाग तो चलाने वाली बात का समय आ गया, फटाफट बताओ। अरे अनुच्छेद 23 में बोला नहीं था, अनुच्छेद 23 में क्या पढ़ा था, मनुष्य के दुराव्यापार, बेगार और बलात् श्रम, किसी को जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता, याद है। लेकिन बोला था अगर देश को जरूरत पड़ जाए आह्वान करने के लिए, तो बिना पैसों के लिए भी आपको बुलाया जा सकता है। बताया था नहीं बताया था, क्यों नहीं याद आता। तो अनुच्छेद 23 में जो बात लिखी थी, उसी के जैसी एक बात यहां पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, पांचवा मूल कर्तव्य क्या बोलता है, भारत के सभी लोगों में समरसता, आपस में प्रेम प्यार,
और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। भ्रातृत्व मतलब भाईचारा होना, समरसता होनी चाहिए। अब आजकल देश में इसी चीज की कमी हो जाती है। लोग धर्म के, जाति के, क्षेत्र के, भाषा के आधार पर भिड़ जाते हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा। सब लोगों के बीच में समरसता होनी चाहिए, समान भ्रातृत्व, भाईचारा होना चाहिए, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, क्या हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी ऐसी बात है जो स्त्री सम्मान की बात करता है? बिल्कुल। ऐसी कोई प्रथा है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, तो हमें क्या करना है? उसका परित्याग करना है। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध क्या है? ऐसी कोई चीज है किरण जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जा रही है? कोई ऐसी प्रथा किसी धर्म विशेष में? तीन तलाक, बिल्कुल सही बात। निकाह हलाला, ये प्रथा रही, या हमारे यहाँ सती प्रथा रही, या दहेज प्रथा, या पर्दा प्रथा। ऐसी किसी भी ऐसी चीज जो एक महिला के लिए बंधन, भाई बराबरी का मामला है ना, इक्वालिटी की बात है, तो जहां अपनी इच्छा से कोई करे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बाध्यकारी ना हो, उसके ऊपर जबरन समाज का बोझ ना हो, यह चीज हमें ध्यान रखनी है। जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है, और ऐसी प्रथाओं का त्याग किया भी जा चुका है कई मामलों में, कई मामलों में चल भी रही है। नेक्स्ट, हमारी सामाजिक संस्कृति। सामाजिक संस्कृति होती है कंपोजिट कल्चर। हमारा कल्चर क्या है? जिसे हम बोलते हैं गंगा जमुनी तहजीब, क्योंकि भारत ने हर प्रकार से लोगों को अपनाया है। हर प्रकार के लोग जो भारत से बाहर से आए, सिकंदर आया, आपने पढ़ा होगा ना उसके बारे, इंडो ग्रीक आए, शक आए, पल्लव आए, कुषाण आए, तमाम तरह के अरब आक्रमण हुए, तुर्क आक्रमण हुए, तमाम तरह के लोग आए, मुगल आए, आए कि नहीं आए? अहमद शाह अब्दाली आया, नादिर शाह आया उससे पहले, तमाम लोग। तो भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है, और उसका हमें क्या करना है? परिरक्षण करना। तो ये सारी बातें कैसे देख रहे हो आप? कैसी है सारी बातें? आदर्शवादी बातें हैं कि नहीं है? तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तो ये तो हमें खुद दिमाग होना चाहिए कि भारत का नागरिक होने के नाते हमें ऐसी ऐसी चीजों का पालन करना है, हमें ऐसी ऐसी चीजों को समझना है। ठीक है, तो ये 6 अभी हमने पढ़े हैं, अब 6 हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डालिए आज की, एक पेज छोड़ने के बाद, मौलिक कर्तव्य। लिखिए, भारतीय संविधान में मूल रूप से, हेडिंग डाल दीजिए मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। भारतीय संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में 1976 में संविधान में जोड़ा गया। संविधान में जोड़ा गया। संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट, मौलिक कर्तव्यों का विचार मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान ब्रैकेट में लिख दो तत्कालीन सोवियत संघ, क्योंकि उस समय वो सोवियत संघ था। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान, ब्रैकेट में लिख दो तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरित है। से प्रेरित है। से प्रेरित है। नेक्स्ट पॉइंट, मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अंडरलाइन कर देना, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। मौलिक कर्तव्यों को, देखो बोर्ड में लिखा हुआ है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति
की सिफारिशों पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1976 में जब इन्हें जोड़ा गया, 1976 में जब इन्हें जोड़ा गया, तो इसके लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, तो इसके लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक नए भाग एवं नए अनुच्छेद, एक नए भाग एवं नए अनुच्छेद, एक नए भाग एवं नए अनुच्छेद, डैश करके लिखो, भाग 4 क, इंग्लिश में 4A बोलते हैं, अभी जैसा मैंने लिखा था, भाग 4 क, कॉमा, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क, 51A, तो नया भाग कौन सा हो गया? 4 क, अनुच्छेद कौन सा हो गया नया? 51 क के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को, के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया गया। कितने जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके एक नया भाग बनाया गया 4 का, जिसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 51 का, और उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। स्टार पॉइंट, अगला पॉइंट, वर्ष 2002 में जब अटल जी के नेतृत्व में, अटल जी के नेतृत्व में, अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, अंग्रेजी में लिखना एनडीए, जैसे यूपीए एनडीए पढ़ा रखा है आपको, एनडीए, राजक सरकार बोलते हैं इसको। जब एनडीए सरकार सत्ता में थी, जब एनडीए सरकार सत्ता में थी, तो 86वां संविधान संशोधन करके, तो 86वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 51 क में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो 86वां 86th अमेंडमेंट करके, 86वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 51 क में, अनुच्छेद 51 क में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, पूर्ण विराम, एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार इनकी कुल संख्या आज 11 है। इस प्रकार इनकी कुल संख्या आज 11 है। इस प्रकार इनकी कुल संख्या आज 11 है। स्टार पॉइंट, अगला, ध्यान रहे, ध्यान रहे कि संविधान लागू होने के समय, ध्यान रहे कि संविधान लागू होने के समय, ब्रैकेट में लिखो 1950 में, ध्यान रहे कि संविधान लागू होने के समय, ब्रैकेट में लिखो 1950 में, संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बल्कि ये तो कब आए? संविधान लागू होने के 26 साल बाद, है ना, 1976।
चलिए अब इसमें एक स्टार, इसमें जो है हेडिंग डालिए अगली, अगली हेडिंग डालिए, मौलिक कर्तव्यों का महत्व, क्या है इनकी इंपॉर्टेंस, मौलिक कर्तव्यों का महत्व। पहला लिखिए, 1 2 3 4 करके लिखना है। पहला, लोकतांत्रिक आचरण, मौलिक कर्तव्यों का महत्व पहले नंबर पे, लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर अनुस्मारक, लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर अनुस्मारक। लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर अनुस्मारक, अनु लिखो और स्मारक लिख दो उसके आगे। अनुस्मारक मतलब जो आपको लोकतांत्रिक आचरण की हमेशा स्मृति दिलाता है, याद कराता है। स्मारक बनाते हैं ना किसी घटना या स्थल विशेष में, आप देखना अनुस्मारक बनते हैं, स्मारक बनाया जाता है ना, किसी शहीद की स्मारक बना दी। स्मारक का मतलब जब जब आप उस जगह जाओगे, जैसे राजघाट जाओगे, हमेशा आप बापू को याद करोगे, स्मारक बनता है। खलिंगा आपने देखा होगा। तो जब हम किसी ऐसे स्थान विशेष में जाते हैं, उस घटना को याद करते हैं, तो आपको ये लोकतांत्रिक आचरण की याद दिलाता है कि भाई आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आप भारत के एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और अपने कर्तव्यों का स्मारक, यानी आपको ध्यान रहना, स्मरण रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी, असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी। तो ये आपको चेतावनी भी दे रहा है भाई कि भाई तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो, राइट टू प्रोटेस्ट, विरोध करने का अधिकार है, संघ संगम समिति बनाने का अधिकार है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, पर ध्यान रहे देश की कानून व्यवस्था न बिगड़ पाए, ध्यान रहे कि देश की संपत्ति का नुकसान ना हो। पता लगा आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई बस तोड़ रहे हैं, बस में आग लगा दे रहे हैं, रेलवे में आग लगा दे रहे हैं, तो ये कैसा अधिकार का आप प्रयोग कर रहे हैं? ये तो आपकी मूर्खता है कि आप सार्वजनिक संपत्ति का ही नुकसान का। इस संबंध में कई राज्यों में कड़े कानून भी आए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर एक्शन हुआ है इसके खिलाफ, आपने देखा था। और जिन लोगों ने इस प्रकार से संपत्ति को नुकसान पहुंचाया विरोध प्रदर्शन के नाम पर, उनको चिन्हित किया गया है और बाद में उन्हीं की संपत्ति की कुर्की करके या उन्हीं की संपत्ति से राज्य ने जो उसको नुकसान हुआ है उसको क्या किया है, वापस लिया है। हुआ है नहीं हुआ है? कई राज्यों में आप इस तरह की चीजें देख रहे हो। तो विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार हमें संविधान देता है, बात सही है, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन के नाम पर अगर हम राज्य की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी कानून व्यवस्था को इस तरह से प्रभावित करते हैं जिससे देश में, समाज में एक असमानता का भाव उत्पन्न हो और गृह क्लेश उत्पन्न हो, तो ऐसी स्थिति में हमारा अधिकार सीमित हो जाता है और राज्य कार्रवाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना, अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना। यानी ये मौलिक कर्तव्य हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम एक अनुशासित जीवन जिए और जितने भी यहाँ पे आइडियल्स लिखे हुए हैं, जैसे अभी बात करी हमने राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्र ध्वज का सम्मान, राष्ट्र स्मारकों का सम्मान, महापुरुषों का संविधान सम्मान, संविधान का सम्मान, तो ये अपेक्षा करता है कि हम ऐसा करें। तो अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना। नेक्स्ट पॉइंट, कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में सहायता करना, कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने, कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में सहायता करना। क्या है इसका मतलब? यानी कोई कानून संवैधानिक रूप से सही है नहीं है, न्यायपालिका की मदद करता है। अगर कोई सरकार ने ऐसा कानून बनाया है, सरकार ने ऐसा कानून बना दिया, संसद ने कानून बना दिया कि राष्ट्र ध्वज का अपमान करने पर यह दंड मिलेगा, तो क्या यह कानून सही है गलत है, ये कौन जांच करेगा? न्यायपालिका। अब न्यायपालिका जब इसको जांचेगी तो वो देखेगी कि हाँ भाई ये बात तो लिखी है, कहां पर? फंडामेंटल ड्यूटी में, कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, और तब भी कोई नहीं कर रहा है तो संसद कानून बना सकती है, क्योंकि हम जानते हैं
कि अगर इनको लागू कराना है तो संसद क्या कर सकती है, इस संबंध में कानून बना सकती है। लिख लेंगे, लिख लेंगे, इतना जान लेंगे। अब नेक्स्ट आगे लिखिए, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के संबंध में सर इसी में पॉइंट है कि नई हेडिंग है ये? नहीं नहीं, नेक्स्ट हेडिंग मतलब अलग हो गया, टॉपिक अलग हो गया। मौलिक कर्तव्य के संबंध में पॉइंट खत्म हो गए। मौलिक मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न बातें ध्यान रहे। पहला पॉइंट, क्या विशेष बातें ध्यान रखनी है आपको मौलिक कर्तव्य के संबंध में? पहली पॉइंट मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट ध्यान रखिए, गैर योग्य संगत। गैर योग्य संगत लिखिए, यह कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है। यह कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य मतलब वाद योग्य, कोर्ट में नहीं जा सकते आप, बताया था ना आपको। यह कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं लिखो, चाहे वाद योग्य लिखो। अर्थात न्यायपालिका के माध्यम से, अर्थात न्यायपालिका के माध्यम से कानून द्वारा यह कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायपालिका के माध्यम से कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात न्यायपालिका के माध्यम से कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात न्यायपालिका के माध्यम से कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि ये हालांकि ये हालांकि ये नागरिकों के लिए हालांकि ये नागरिकों के लिए नैतिक दायित्वों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि ये नागरिकों के लिए नैतिक दायित्वों हालांकि ये नागरिकों के लिए नैतिक दायित्वों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि ये नागरिकों के लिए नैतिक दायित्वों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। सेकंड पॉइंट, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त। सेकंड है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त लिखिए, ये कर्तव्य विभिन्न स्रोतों से प्राप्त है। ये कर्तव्य विभिन्न स्रोतों से प्राप्त है। ऐसा लिखो, ये कर्तव्य विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लेते हैं, लिख दो। ये कर्तव्य विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लेते हैं, जिनमें पूर्व सोवियत संघ जिनमें पूर्व सोवियत संघ जिनमें पूर्व सोवियत संघ कॉमा कॉमा महात्मा गांधी का विचार, जिनमें पूर्ण सोवियत संघ से तो लिए गए ना, कॉमा महात्मा गांधी का विचार और अन्य संवैधानिक विशेषज्ञ शामिल हैं। और अन्य संवैधानिक विशेषज्ञ शामिल हैं। और अन्य संवैधानिक विशेषज्ञ शामिल हैं। वे राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को वे राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के मिश्रण को दर्शाते हैं। वे राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के दर्शन को वे राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के दर्शन को दर्शाते हैं। लास्ट पॉइंट, मूल्यों को दर्शाते हैं। लास्ट पॉइंट, स्टार पॉइंट, यह कर्तव्य, स्टार पॉइंट, यह कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों तक सीमित है।
यह कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों तक ही सीमित है और विदेशियों तक इनका विस्तार नहीं है। यह कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों तक सीमित है और विदेशियों तक इनका विस्तार नहीं है। ये कर्तव्य कहां तक सीमित है? केवल भारत के नागरिकों तक, विदेशियों तक इसका विस्तार नहीं। ये हो गई इसकी पूरी कहानी जो हमने लिख दी। आ गई बात समझ में? अब बस आपको क्या कॉपी करना है जो यहां पर लिखा था, एक के एक बात सारे आपको मूल कर्तव्य याद रखने। तो लिखिए जरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स, सीधा बोर्ड से कॉपी कीजिए और याद करने की भी कोशिश, उनका कोड वर्ड बनाओ, कुछ ट्रिक बनाओ कि याद हो जाए, क्योंकि कभी ऐसा आ गया कि कितने हो तो आसान है, कहां पे अगर ऐसा पूछ दे कि भाई यहां पर बात की गई है कि महिलाओं के प्रति कुछ ऐसी अगर नीतियां हैं, कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिनको त्याग करना चाहिए, वो कौन से नंबर पे है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए कुछ कोड वर्ड बनाओ, 1 2 3 4 सर 5। आप ही बताइए, सर आपको जब पढ़ाया गया होगा तो कोई कोड वर्ड बताया होगा, सर आप अपना वाला हम लोग को सेंड करिए, जो भी जैसे याद करने का तरीका इजी हो जाए। मुझे इसको पढ़ाने के लिए कोड वर्ड बताया नहीं गया। नहीं नहीं सर, पढ़ाने के लिए नहीं, जब आपने कोचिंग की होगी या किसी ने आपको पढ़ाया होगा, शायद कोई शॉर्ट ट्रिक बताई हो सर, वो चीज अब हम तो आसानी से याद हो। मैंने कोचिंग ही नहीं करी, मैंने केवल एक बार एसएससी की कोचिंग की थी, वो भी 2 महीने। उसके अलावा मैंने तो आज सर तक इतना आपको आता सर अपने आप ही सब आपने? खुद ही पढ़ा है। मैंने आज तक दिल्ली गया ना, मैंने कोई देहरादून के किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग ली। मैंने खुद ही खुद पढ़ा और पढ़ पढ़ के मैं जानकार बना। क्योंकि जिस कोचिंग में मैं जाता था यहाँ डेमो लेने, तो जहाँ वो टीचर पढ़ाता था मैं सोचता था इतना तो मुझे, इससे तो ज्यादा ही मुझे आता होगा। इतना वो जो पढ़ाते थे उतना मुझे ऑलरेडी आता था, तो फिर मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। मैं बोलता था ये जो मुझे पढ़ा रहे हैं वो तो मुझे ऑलरेडी आता है, कुछ नया बताओ। तो कुछ नया मिले तो वो तो सीखने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, चाहे 90 साल का भी हो जाऊंगा, 100 साल का भी, अगर जीवित रहा फिर सर आप सीखूंगा। बहुत अच्छे, तब तो सर आप बहुत अच्छे बच्चे थे, मतलब आपको इतना कोई सोच ही नहीं सकता कि बिना कोचिंग के इतना आपको आता है, तो बहुत बड़ी बात है सर। मेरे साथ के जितने शिक्षक हैं सब दिल्ली गए हैं, तो यूपीएससी की तैयारी में गए हैं स्टेट उसमें, तो वहां से उन्होंने तैयारी की, लेकिन मैंने खुद ही अपने लेवल पर इसे पढ़ने का प्रयास किया। और फिर धीरे धीरे किताबें थी ना घर में, किताबें बहुत लाता था मैं। आज भी मेरा महीने में 1-1.5 हजार रुपया मैगजीन और किताबों में ही खर्च होता है। मेरे घर में पूरी लाइब्रेरी बन रखी है। घर वाले परेशान है कि क्या करें, किताबें कहाँ बिचे। पूरा मेरा कमरा किताबों से ही भरा हुआ है। सर एक चीज पूछना था। हाँ जी, इस पर्दे के पीछे लाइट कैसे आ रही? हाँ बोलिए बोलिए। सर अभी बात करूं कि आप मुझे टाइम दीजिए 1 मिनट का, चाहे कॉल पे चाहे मैं तो कहिए, अभी अभी तो बात क्लास करूं? क्लास में ऑनलाइन रिकॉर्ड चल रहा है, आप बाद हाँ में। हाँ हाँ, ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। अभी आप लोग नोट करिए से फटाफट। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित। मेरे दिल में बड़ी इच्छा रह गई है, सब जितने टीचर्स हैं ना मेरे साथ के, सब दिल्ली गए। कोई कहीं पढ़ा, कोई कहीं पढ़ा, मेरे साथ के दोस्त भी गए, मैं नहीं गया दिल्ली। अब वो क्या ही अलग पढ़ाते होंगे। फिर मैंने देखा, फिर तो इंटरनेट का जमाना आया, मैंने कहा हो ये तो वही पढ़ाते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जो हम भी पढ़ाते हैं, है ना। पढ़ा, सब्जेक्ट वही है, बोलने की और कला ही तो अलग है। सबका तरीका अलग होता है। हिस्ट्री आप उनसे पढ़ रहे हैं जिन सर से, अगर कभी मुझसे हिस्ट्री पढ़ेंगे या निश्चित सर से, सब टीचर का बोलने का तरीका होता है। विषय तो वही है, फंडामेंटल राइट सबने वही पढ़ाना है। अधिकार थोड़ा चेंज हो जाएगा कि जब मैं पढ़ाऊंगा वो 21 में चला जाएगा और दूसरा पढ़ाएगा वो 25 में चला जाएगा। वो तो वही रहेगा, लेकिन वो समझाने का तरीका अलग होता है बस। तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी बच्चे है, काफी दबा दबा के लिख रहे हो, लिखते हो तुम, है छप जाता है वैसे। मोटा पेन है, इसकी भी अच्छी राइटिंग है। क्या नाम है बेटे आपका? स्पेक्स कब लगा? अच्छा लाइट समझ। और ये दोस्त, तुम तो पहली बात करने से पहले हंसने लग जाते हो। क्या? और किरण बेटा ठीक है, घर में सब ठीक है?
पेपर कब है आपका यूपी पीसीएस का? अक्टूबर में आ गई ना डेट, अब कब है? 27 का। और वो वाला भी आपका आर वाला 22 दिसंबर। हाँ तो अब देखो, अभी आप पे टाइम है, अच्छे से मेहनत कर लो, है ना। और जितना रिवीजन मैं कराऊंगा ना फटाफट फटाफट, उतना आप तैयार करते रहना करते रहना। स्टेट के लिए क्या पढ़ रहे हो? स्टेट के करंट अफेयर्स के लिए? राज्य में योगी जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं राज्य में 2017 से ना हो, तो लगातार उनका अध्ययन करो, कौन कौन सी चलाई स्टेट के लिए। तो पर्टिकुलर आप यूपी की तो है, तो देखो कौन सी स्टेट के लिए वो आती है, जो जीके की बुक आती है, यूपी स्पेशल बुक आती होगी। यहाँ तो मिलेगी नहीं मिलेगी, वरना यूपी जाओगी तो, जब आप जाओगी तो मुझे बताना। जाओगी बीच में? हाँ मुझे बताना आप, हाँ। उत्तर प्रदेश का बजट, उत्तर प्रदेश की योजनाएं राज्य के विशेष संदर्भ में। क्या हो गया बच्चे, जुकाम हो रहा है? ठीक है, पहला आपने लिख लिया होगा, दूसरा भी लिख लिया होगा। तीसरा, संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, चौथा है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा बड़ा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान बात। तो इतना याद करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको सीधा इसका ध्यान रखना है। इसके दो की पॉइंट है। क्या की पॉइंट है? एक तो देश में ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए, प्लस जो वुमेन है, महिलाएं हैं, उनके लिए ऐसी प्रथाओं का त्याग जो कि क्या हो, उनके सम्मान के विरुद्ध हो। तो ब्रदरहुड अमंग द पीपल ऑफ इंडिया एंड द डिग्निटी ऑफ वुमेन। आज किसी का नेट का पेपर भी है क्या? नेट का पेपर आज, अच्छा बच्चे कम है, नेट का पेपर है ना आज? तो कौन आया अब भाई? सत्येंद्र चौधरी। सर कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं? हाँ बोलिए। सर ये बताइए, जैसे कि इसमें 5वें नंबर पे दिया हुआ है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो हम्म स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो हम्म सर इस पे सर बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे कि खाप पंचायतें होती हैं या मुस्लिम इसके कुछ निर्णय होते हैं। एक गुड़िया का मैटर बहुत वायरल हुआ, तो 2003 या 4 की घटना है सर, हाँ कि जी। उसकी मतलब एक हस्बैंड फौज में थे, क्या मतलब डेथ की खबर आई, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उससे वो मतलब उनका बच्चा भी हो गया या होने वाला था, तो उनका पति वापिस आ गया। तो इसमें जो उनके मौलवी वगैरह होते हैं सर, उन्होंने पहले पति के पास जाने का आदेश जारी किया। और एक सर खाप पंचायत का निर्णय था कि एक लड़की ने अपनी ही कास्ट में, अपने ही गोत्र में सर शादी कर ली थी, तो उसका बच्चा भी हो गया, तो उसकी जबरदस्ती राखी बंधवाई गई, उसके पति से उसका बच्चा छीना गया। तो सर उस जगह पे ये काम क्यों नहीं किया गया तब, मतलब एक्शन क्यों नहीं हुआ, या महिलाओं के प्रति इतने अत्याचार न्यूज चैनल में वायरल हुए, तो सर तब हमारे हमारे मतलब संसद या ऐसी खबरें बारी, तो इसमें एक नया नियम क्यों नहीं लाए गए, कि कोई कार्रवाई क्यों नहीं की उनके ऊपर, ये जानना चाहते हैं। देखिए सीमा जी, हम इनको जो पढ़ रहे हैं, ये है क्या? ये है मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य ये सर अर्थात मौलिक कर्तव्य जी। संविधान, संविधान ये अपेक्षा कर रहा है कि हर नागरिक, है ना, ऐसा प्रयास करे कि समरसता बने। तो पहली चीज तो यह है, समरसता के संदर्भ में समरसता नहीं है। हम ये देखते हैं कि इसी देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर दंगे होते हैं।
तो पहली चीज तो यही है कि सर इसमें तो लिखा है, तो जो लिखा है, दूसरी बात महिलाओं का सम्मान, ऐसा लिखा है, ऐसा संविधान अपेक्षा करता है, अपेक्षा कर रहा है वो। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी जानते हैं कि हमारा देश कंपोजिट कल्चर वाला है, यहाँ पे बहुत सी विविधताएं हैं, जहाँ इतने अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग विचारों के हैं, और अपने मूल अधिकार भी हैं उनके। तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें आती हैं कि कहीं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव हो रहा है या कहीं कहीं अन्याय हो रहा है, वो सबको पता है, सबके सामने हो रहा है। संविधान अपेक्षा कर रहा है, ये बाध्यकारी नहीं है, ये ध्यान रखिए। संविधान अपेक्षा कर रहे हैं कि लोग सजग हों। कोई कानूनी रूप से उसे एनफोर्स नहीं किया गया है कि बिल्कुल अगर यहाँ पे लिख दिया है कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी हमसे अपेक्षा की जा रही है। अब वो समाज के ऊपर है, समाज छोड़े। अब कब छोड़ेगा, उसमें लगता है समय। अभी संविधान को लागू हुए हमारे देश में कितने साल हुए, 74-75 साल हो रहे हैं। इतने समय में पहले की तुलना में काफी परिवर्तन आया है। जाति आधारित भाषा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल जाति प्रथा खत्म हो गई, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि महिलाओं के प्रति जो है एकदम से अपराध या अन्याय मिट गया, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि हमारे देश में आज चोरी डकैती रेप मर्डर नहीं होते, सब कुछ होता है एक समाज में, हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में किसी भी अच्छे से अच्छे देश में चले जाइए होता है। पर हम ये देखना होता है टोटल, और कि पहले की तुलना में अब अपराध क्या कम हुए हैं या बढ़े हैं। पहले की तुलना में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हुई हैं, नहीं हुई हैं। पहले महिलाओं का वर्क फोर्स में जो इन्वॉल्वमेंट था वो पहले की तुलना में आज बढ़ा है कि नहीं है। पहले की तुलना में महिलाओं को शिक्षा अब ज्यादा मिल रही है, नहीं मिल रही। एक आध दो मामले, 10 मामले, आप कितना भी अच्छा संविधान बनाइए और कितना भी अच्छा देश बनाइए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एकदम से कोई भी सारे अपराध खत्म हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मर्डर डकैती होना ही बंद हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरी तरीके से अपराध, चाहे रेप जैसे अपराध भी हो, बंद हो। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, लोग ज्यादा से ज्यादा सजग हो, लोग अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे। तो कहीं इतने बड़े देश में, इतना विशाल देश है हमारा, इस तरह की घटनाएं आती हैं। अब आपने ये मुद्दा उठाया, ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती होंगी और रोज होती होंगी। बहुत से रेप होते हैं, बहुत सी चोरी होती है, बहुत सी डकैती होती है, बहुत सी महिलाएं घरेलू उत्पीड़न का शिकार है। बीच में एक कैंपेन चला था मी टू करके, महिलाओं ने जो कैंपेन चलाया था कि हमारे साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या कभी ना कभी ऐसा हुआ है। लेकिन ये कब संभव हो पाया, क्या ये आज ही हो रहा है, क्या ये पहले नहीं होता था? पहले घर के अंदर भी कई महिलाएं शिकार रही हैं लैंगिक शोषण का, यौन शोषण का, जहां अपने रिश्तेदार शामिल थे, लेकिन तब आवाज नहीं थी, सामाजिक बंधन थे, माता पिता की इज्जत की बात होती थी, सामाजिक डर होता था, लोग बात दबा देते थे। और बहुत हद तक आज भी भारत में महिलाएं घर, अपना परिवार बचाने के लिए लोग कुछ हद तक सहते हैं, कुछ हद तक बर्दाश्त करते हैं। देखिए आप जरा पूरी हिस्ट्री उठा के देखिए, जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, हमारे दादा दादी, उनसे पहले जानते भी नहीं थे। आज तो लोग एक दूसरे को जानते हैं, पति पत्नी है, जानते हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं, तब जाके रिश्ता कर रहे हैं। पहले तो पहली बारी में देखते थे शादी के बाद, हाँ भाई ये मेरा पति है और ये मेरी पत्नी है, उसी दिन उन्होंने देखना है कि हाँ ये भी है कोई चीज। तो भी लोग कॉम्प्रोमाइज करके कैसे तैसे जीवन काटते थे। महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था, पीटा भी जाता था कई जगह को, महिलाओं को आपने देखा होगा पुराने से। जैसे तैसे वो जीते थे, कई कई जगह बच्चे हो गए 6-6, 7-7, 8-8, 10-10, पर पति पत्नी के बीच में बनी नहीं। हर तरह के समाज में लोग हैं, हर तरह की स्थितियां रही है, लेकिन इस संविधान के आने के बाद एक आवाज मिली है, धीरे 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 ही सही समाज में परिवर्तन आ रहा है। तो कुछ मामले हमेशा अपवाद रहेंगे, कुछ मामले चर्चा में आ जाते हैं जो मीडिया में उठ गए, कुछ मामले मीडिया में नहीं उठे, कितने मामलों में तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती। तो हमें यहाँ पर ये समझना है, हमारा संविधान अपेक्षा कर रहा है कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथाएं उनका त्याग हो। यद्यपि आज भी है ऐसी प्रथाएं, कुछ प्रथाएं हैं आज भी ऐसी। दूसरी तरफ लोगों के बीच में भ्रातृत्व की भावना हो, हम ये प्रयास करते हैं। लेकिन आज भी हम जानते हैं कि इसी देश में एक वीडियो वायरल हो जाए, कुछ हो जाए, तो देश में कोई दंगा भड़कने में देर नहीं लगती, होता रहता है इसी देश में। चलिए नेक्स्ट क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति, सामाजिक पता लग गया, कंपोजिट कल्चर और गौरवशाली परंपरा का हमें महत्व समझना है। हमारी जो गौरवशाली परंपरा है, यानी हमारा देश का इतिहास जो है, परंपरा जो है, वो काफी जैन, बौद्ध, सिख, तमाम तरह के धर्म जो बाहर से आए अब्राहमिक रिलीजन और जो इंडिया के अंदर ओरिजिनेट हुए, उनको हमें समझना है, जानना है। अब आगे देखिए 7वें से, अब क्या इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब पर्यावरण की बात आपने डीपीएसपी में भी देखी है, आर्टिकल 48 आपने देखा है, यहां पर भी देखिए प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन,
झील, नदी, वन्य जीव आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण यानी नेचुरल इन्वायरमेंट जो है, जिसके अंतर्गत वन आ रहे। क्या स्थिति है? वनों में लग रखी है आग, अपेक्षा करता है संविधान, लेकिन कोई बीड़ी फूक रहा है, वहीं फेंक दी, जंगल में आग लग गई। कोई लोग जानबूझ के जंगल में आग लगा देते हैं, ऐसी भी खबरें आती हैं। या कुछ गर्मियों में पत्थर से पत्थर टकराया, पत्तियों में आग लग गई, ऐसे नेचुरल कारण भी होते हैं। पर और पेड़ काटे जा रहे हैं लगातार। तो लिखा तो है ना, देखो लिखा तो क्या है, तो ये बात वही है ना, लिखने वाली है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, झीलों का आप देख रहे हो क्या, झीलें लगातार सूखती जा रही है। नदी, नदी में प्रदूषण, कितना प्रदूषण आप देखिए, गंगा में ऊपर पहाड़ों से ही लेकर आप देखो कितना कचरा कबाड़ा सीधा सीवेज तक खुला खुला जा रहा है। कितने कानून बन गए, कितनी चीज, गंगा एक्शन प्लान आ गया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट आ गया। हेलो, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। कितने एक्शन प्लान आ गए, नमामि गंगे और ये और वो। कुछ हुआ? कोई खास फर्क पड़ रहा है? आज भी गंगा जो है लगातार संघर्ष कर रही है, उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता, उसके ऊपर लगातार आघात हो रहा है। तो कहां पर ये लिखा है? अब भारत का नागरिक होने के नाते सब सरकार पे छोड़ दूं मैं, अपना भी तो कुछ कर्तव्य है। अब मेरा काम ये क्या है कि मैं रोड पे चल रहा हूं, मैंने फ्रूटी पी, ये कबाड़ा फेंक दिया, आगे बढ़ा पॉपकॉर्न्स खाए, ये फेंक दिया, और मैं ये बोलूं मैं तो टैक्स देता हूं। नगर निगम वालों का काम क्या है? वो आएंगे उठाएंगे। मतलब मैं भारत का नागरिक हूं और मैं सोचूं कि मैं ये खाऊं, केले खाए, केला खा के छिलका फेंक दिया, आगे बढ़ गया, फ्रूटी पी, फ्रूटी पी के डब्बा फेंक दिया रोड पे, और मैं फिर सोचूं अरे भाई मैं तो पैसा देता हूँ ना, टैक्स नहीं देता क्या? हर चीज का टैक्स देता हूँ, नगर निगम वाले आएंगे सुबह उठाएंगे। क्या है ये क्या है? मेरा इतना दिमाग होना चाहिए कि भाई अगर मेरे को जगह नहीं मिल रही है, स्थान नहीं मिल रहा है, और कितने लोग करते होंगे आप खुद सोचिए। कभी आपने ऐसा किया कि आपको जगह नहीं मिली, स्थान नहीं मिली, तो आपने वो कबाड़ा अपने बैग में रख दिया? कौन करता है ऐसा? बहुत लिमिटेड लोग। वरना मैंने ऐसे एक दिन राजपुर रोड में देखा, लोग कार में केले खा रहे हैं और खा के सीधा, यहाँ इतने पिकनिक स्पॉट में लोग आते हैं, सहज धारा, गुच्चू पानी, लच्छी वाला, शराब, बियर की बोतलें पड़ी हुई है, शराब की बोतलें वहीं, फ्रूटी, केन, सब वहीं पड़ा हुआ है, वहीं खाया वहीं पड़ा। कहीं गए पिकनिक में, मीट मूट बनाया, मच्छी बनाई, वहीं कुछ खाया, वहीं ना फेंक दिया नदी के किनारे, साइड में डाल दिया। किसका पर्यावरण, किसका एनवायरमेंट, किसका संविधान, किससे तो बात कर रहे हैं हम? सब सरकार के ऊपर छोड़े। ऐसा 140 करोड़ की आबादी है, कौन संभाल लेगी सरकार? आदमी को सजग होना पड़ेगा, हमें सजग होना पड़ेगा। अभी देखते हैं, सामने सामने कोई देख रहा है तो ठीक है, नहीं देख रहा, रेड लाइट हो रखी है, नहीं हो रखी है, निकाल दो गाड़ी, सभी निकाल लेते हैं गाड़ी। बात समझ रहे हैं? कानून हम तब तक ही पालन करते हैं जब तक हमें पता है कोई आगे पीछे देख रहा है। मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है ना, डंडा के बल पे आपसे पालन कराया जा सकता है, तो केवल आप तब तक करेंगे जब तक आपके ऊपर नजर है। जिस दिन आपके अंदर से भाव आ गया, तो फिर आपको कोई भी काम करते हुए गलत लगेगा तो आप नहीं करेंगे। तो डंडे के बल पे नहीं चलाया जा सकता, चलाया जाता है इंसान अपने अंदर से परिवर्तित हो। तो वही चीज है हम कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वनों का संरक्षण, झीलों का, नदी और वन्य जीव की रक्षा करे और संवर्धन करे, तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। ये हमसे अपेक्षा है कि हम प्राणी मात्र के लिए, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, पर कहाँ है लोग? अब ऐसे एक आपने देखा होगा, एक वीडियो आया था जहां पर हाथी के पेट में कुछ बम फोड़ दिया गया था। अभी 1-1.5 साल पहले की घटना है। कई जगह पे आप देखते हैं कि जानवरों के ऊपर अत्याचार किया जाता है ना? एक कौन सी, एक मैंने घटना देखी थी जहां कुत्ते को मारा जा रहा है, पत्थर पत्थर से। कोई तो इतने अजीब अजीब से लोग होते हैं, एक कुत्ता उनके सामने आ गया, उनकी दुकान के आगे बैठ गया, आजकल गर्मी है, लात मार देते हैं। ऐसे भी लोग हैं, कुत्ते को लात मारते हैं, बताओ, जानवरों को मारते हैं। तो प्राणी मात्र के प्रति दया, और जिसके मन में दया और करुणा आ गई, उसके खान पान में सीधा परिवर्तन आएगा। सबसे पहले तो वो नॉनवेज तो खाते हुए डरेगा। दूसरा दूसरा उसके मन में दूसरी बात ये आएगी कि मुझे दूसरों के प्रति भाव, जैसा दर्द मेरे अंदर है, जैसा प्राण मेरे अंदर है, वैसा ही प्राण, चाहे वो दूसरा व्यक्ति भी, उसके अंदर भी है। जैसे अगर कोई मेरा हाथ काट दे तो मुझे जो पीड़ा होगी, वैसे ही दूसरे व्यक्ति या दूसरे जीव को भी पीड़ा होगी, क्योंकि आत्मा सबके अंदर है, शरीर ही तो अलग अलग है। और जहां मैं आज हूं, वही शरीर मुझे अगले जन्म में वो मिल सकता है, अगले जन्म में मुझे वो शरीर मिल सकता है। तो ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए, ऐसा संविधान हमसे अपेक्षा करता है। मानवता के नाते, मनुष्य के लोग अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, किसी को
कई कई ऐसे मामले आए, पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को, आजकल तो अजीब अजीब से मामले आते हैं, मार मुर के काट कूट के बॉडी फ्रिज में रखी हुई है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन का तथा सुधार की भावना का विकास करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अंधविश्वास, जादू टोना, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, नींबू हरी मिर्च लगा दिया, फलाना फलाना ढिंगान, ये नहीं। हमारा संविधान बोलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है कि क्या संविधान में डीपीएसपी है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद से, मानववाद यानी हमें ह्यूमैनिटी की तरफ, और ज्ञानार्जन हमें साइंटिफिक ज्ञान को प्राप्त करके उस हिसाब से आगे बढ़ना है समाज में और देश में सुधार की भावना का विकास करना है, यह भी हमसे अपेक्षा की जाती है। फिर क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखकर हिंसा से दूर रहे, मैं समझा चुका हूं आप, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है और हिंसा से दूर रहना है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करें। आप जिस क्षेत्र में हैं व्यक्तिगत रूप से अपना दायरा बढ़ाइए, अपने को सीमित मत रखिए। आपको एक भाषा आती है, आप प्रयास कीजिए, समय है तो अपनी स्किल्स को बढ़ाइए। आपने कभी जीवन में स्कूटी नहीं चलाई, आपके पास भले ही पैसा, आप ऑटो कर देते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा ड्राइविंग सीखिए, अपने पे डिपेंडेंट बनिए। आप हर चीज के लिए दूसरे पे, यही सामान लाता है, यही वो करता है, अपने आप के प्रति, अपने को फिजिकली है आप पे समय, योग ज्वाइन कर लीजिए, है आपके पास समय, जिम ज्वाइन कर लीजिए। अपना फिजिकल डेवलपमेंट, अपना मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे होगा मेंटल डेवलपमेंट? जब आप कुछ नोवेल पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं, साइंस फिक्शन के बारे में जान रहे हैं, आपकी रुचि बढ़नी चाहिए, है ना। और आप जिस क्षेत्र में, जैसे मैं शिक्षक हूं तो मुझे लगातार ये प्रयास करना है कि मैं अपने उसमें, किसमें, टीचिंग में सुधार करूं। आप छात्र हैं तो आपको अपनी जो है पढ़ाई में किस तरह से कैसे चीजें याद की जा सकती है उसकी अप्रोच बनानी है, तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। लास्ट देखो 11वां जो जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया, ये वही है 2002 वाला, 6 से 14 साल तक की आयु के बच्चों को, आयु के बीच अपने बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना, ये मौलिक कर्तव्य। तो ये पेरेंट्स के लिए और गार्जियंस के लिए है कि वो ऐसा करें। चलिए इसको नोट कर लीजिए पूरा, जो अटल जी के समय जोड़ा गया, और 6 से 14 साल तक के बच्चे आपको पता है उनके लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये है आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटी, ये यहीं पर खत्म हो जाती है, इनको आपको याद कर लेना है। देखते हैं आप ट्रिक बना पाते हैं नहीं बना पाते, अन्यथा तो फिर आपको ट्रिक बता देंगे, पर मेरी ट्रिक तो इंग्लिश में है ना, चलो कोई बात नहीं, तब भी देख लेंगे। अभी ने बस 3-4 बार पढ़ना, ताकि कोई आ जाए तो याद रहे वहां पे कि हाँ भाई ऐसी भी कोई फंडामेंटल ड्यूटी है। लिख लिया, लिखो जल्दी लिखो। लिख लो। नहीं दिखाई दे रहा क्यों? मैं सोचा आपको आंखों से नहीं दिख रहा, मैंने कहा ऐसे कैसे हुआ, ऊपर का दिख रहा है आंखों से। इन्होंने ऐसे बोला ना, इन्होंने ऐसे नहीं बोला पोडियम हटा दो, इन्होंने बोला नहीं दिखाई दे रहा, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई अभी अभी। लिख लिया हो तो फटाफट आगे बढ़ो। हाँ, जल्दी लिख। आपका अभी तक यही पॉइंट लिखा है, कौन सा पॉइंट है? 8वां? अभी तो पीछे कैसे चल रही है? अक्षुण मतलब इंटीग्रेट रखना, तोड़ना नहीं। अक्षुण मतलब हमेशा बनाए रखना, जिसकी कभी क्षय ना हो, जो कभी कम ना हो, टूटे ना। अक्षुण, जैसे अक्षत पढ़ती है ना,
चावल, बिना टूटा हुआ चावल, अक्षत। वैसे हो गया अक्षुण, जिसमें कभी क्षय ना हो, कमी ना हो, हमेशा जैसा है वैसा बने रहे। चलिए भाई, अब आपने जो करा करा, फोटो खींच लो इसकी, फटाफट लिख लेना अपने आप। हो गया? तो पूरा लिख लेना है वहां कॉपी में। चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं अब, तुरंत। हो गया ना? पढ़ लो और अपने आप लिख लेना, जो लाइन छूट गई उसे पढ़ लो और फटाफट लिख देना। अब देखिए जरा इधर, मुझे बताइए संविधान संशोधन जो होता है, संविधान संशोधन, कोई बोलेगा नहीं बीच में, बहुणा मैम आप मत बोलना। संविधान संशोधन, जिससे पूछूंगा केवल वो बोलेगा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा अनुच्छेद बताता है, क्या प्रक्रिया है इसकी, किस अनुच्छेद में है, बताइए जल्दी। जिसको पता है फटाफट बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है? पॉलिटी से एक क्वेश्चन ये भी आया था, जल्दी बताइए। एक देखो, मुझे मैंने पिछली बार पढ़ाए थे ना आपको फंड, वो म्यूनिसपैलिटी, पंचायत 9, 9A म्यूनिसपैलिटी, 9B कोऑपरेटिव, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत आसान, मतलब ऐसे समझो 8-10 क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे इजी इजी थे। भाग 18 गलत, भाग 20 वेरी गुड, आर्टिकल, वेरी गुड, भाग 20 अनुच्छेद 368, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको ध्यान होना चाहिए संविधान संशोधन। अब मुझे अगला प्रश्न का उत्तर देना सटीक। संविधान संशोधन का मतलब क्या है? संविधान में कुछ जोड़ना, संविधान से कुछ हटाना, या संविधान में कुछ परिवर्तन। ये बताया था नहीं बताया था भाई? आप बहुणा मैम, आप पिछले साल तो आप थी, आपने सारी पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? जब मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने एक लाइन खींच के बताता था, ये लाइन है, अब इस लाइन को मैं इतना हटा दूं तो कम हो गई, इस लाइन में ऐसे बढ़ा दूं तो बढ़ गई। अमेंड हो रहा है कुछ, तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन, केवल जोड़ना और हटाना ही अमेंडमेंट है। दूसरा ऑप्शन, केवल जोड़ना और परिवर्तन करना ही अमेंडमेंट है। तीसरा ऑप्शन, जोड़ना हटाना और परिवर्तन करना ये अमेंडमेंट है। चौथा ऑप्शन, नन ऑफ दीज। बताइए, जिससे पूछूंगा वो बताएगा संविधान संशोधन का मतलब क्या है। बताओ, आप बताओ, तीनों आप बताओ। जोड़ना, घटाना, हटाना आपका, जोड़ना और परिवर्तन आपका, तीनों आपका, टीना आपका, आपका। तीनों चीजें, वेरी गुड। भाई संशोधन का मतलब है बदलाव। बदलाव कैसे होगा? आप कोई चीज जोड़ रहे हैं, जैसे ये लाइन है, लाइन सेगमेंट ए एंड बी, अब मैं बोलूं इसमें परिवर्तन करो, तो आप कैसे परिवर्तन कर सकते हो? आपने क्या किया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, परिवर्तन हो गया, ये लाइन बढ़ गई। मैंने बोला इस लाइन में परिवर्तन करो, आपने यहां से लाइन मिटा दी, तो भी परिवर्तन हो गया। मूल रूप में कोई डिफेक्शन आया ना, जो मूल रूप में था उस मूल रूप से बढ़ गई तो परिवर्तन, मूल रूप से घट गई तो परिवर्तन, और वो लाइन ऐसी थी, आपने लाइन ऐसे 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 से कर दी तो परिवर्तन। तो कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो परिवर्तन, कुछ एडिशन कर रहे हो तो परिवर्तन। और ये क्वेश्चन परसों के एग्जाम में आया था। कितना आसान प्रश्न है, जोड़ना घटाना सब कुछ करना, कुछ मूल रूप में किसी भी रूप से परिवर्तन आ रहा है वो अमेंडमेंट है। वो क्या है? अमेंडमेंट। अगला प्रश्न, 21 जून आने वाला है कि नहीं आने वाला? ए लड़की, 21 जून आने वाला नहीं आने वाला? 21 जून को, अब आप देखो, ये है हमारी पृथ्वी। अब ज्योग्राफी पढ़ रखी है जिन्होंने, भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। सूर्य की किरणें सीधा जहां पड़ेंगी, यानी सूर्य की किरणें से कौन सा क्षेत्र चमकेगा जहां 12 घंटे से ज्यादा उजाला होगा? बोलेगा कोई नहीं, दोबारा से देखिए, तारीख है 21 जून,
दो गोलार्ध है, पढ़ा रखा है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है कैप्रिकॉन, ये है आपका आर्कटिक सर्कल, ये है आपका अंटार्कटिक सर्कल, ये है नॉर्थ पोल साउथ पोल। सूर्य की किरणें चमकेंगी जहां पर 12 घंटे से ज्यादा दिन हो। हाथ खड़ा करो जिसे पता है। क्वेश्चन आ रखा है ये भी ज्योग्राफी में आया था क्वेश्चन, देखा? देखो बच्चों कितने सारे क्वेश्चन हमने जो पढ़े हैं वो आ गए। बताओ जल्दी बताओ। ये दोनों ने हाथ उठाया और पीछे किसने उठाया? ऑनलाइन किसने बताया? ऑनलाइन कैसे बोलेंगे? बोलिए ना, मुंह से बोलेंगे ऑनलाइन वाले तो। हाँ बताओ बेटे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप बताओ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इधर कौन सा? आर्कटिक सर्कल। इस पूरे क्षेत्र में यहां तो आप देखते हो बहुत लंबे समय तक दिन रहता है, और यहाँ ऊपर तो 6 महीने का, 6 महीने तक उजाला रहता है। पृथ्वी ऐसे रहती है ना घूमे धुरी पे, ये है जैसे ये पृथ्वी धुरी पे घूमी हुई है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य चमक रहा है, तो ये हिस्सा घूम रहा है, ये तो हिस्सा हमेशा सूर्य के पास है ना, और ये वाला हिस्सा क्या है? सूर्य से दूर है। तो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्या हो रहा है? रातें लंबी हैं, दिन छोटे हैं। इधर दिन लंबे हैं। ठीक 6 महीने बाद उल्टी स्थिति होगी। 6 महीने बाद क्या होगा? ये ऐसे घूम के ऐसी स्थिति हो जाएगी, ये वाला हिस्सा सूर्य के पास आ गया, वो वाला सूर्य से दूर चला गया। होगा नहीं होगा? तो ये भी समझा रखा था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कंसेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? राज्य मान्यता प्राप्त भाषाएं बताओ। 8वीं। कितनी भाषाएं इसमें? कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। पहले कितनी थी? 14। जोड़ी कैसे गई? 1 प्लस 3 प्लस 4, 4 और 3 7 और 1 8, 14 और 8 22। पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। दूसरी कौन सी जोड़ी गई? नेपाली मणिपुरी कोंकणी। 71st अमेंडमेंट। सबसे पहले कौन सी है? सिंधी, फिर नेपाली मणिपुरी कोंकणी, और ये बोडो डोगरी मैथिली संथाली। 3 यहां से डाल रखी थी, 1 यहां से डाल रखी थी। बोला 71वें संशोधन से कौन सी जोड़ी गई? ये 3, ये वाली नहीं थी उसमें। तो याद रखना है आपको। इस तरह से भी प्रश्न, तो प्रश्न अच्छा प्रश्न बना था, मतलब जो बेसिक जिसका कंसेप्ट क्लियर है तो उसको ध्यान रह जाएगी चीजें, उसको चीजें ध्यान रह जाएंगी। हो जाएगा क्लियर? एक और क्वेश्चन आप मुझे बताइए। भारत की अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में कौन से क्षेत्र आते हैं? जो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा, सेकेंडरी में कौन से आते हैं? और तीसरा, टर्शियरी में कौन से आते हैं? सेवा क्षेत्र। जितना भी सेवा क्षेत्र है और स्टोरेशन का क्षेत्र है और जो 2 क्षेत्रों के बीच में सेवा प्रदान कर रहा है, वो सब किसमें आएगा? आज भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा रोल किसका है? सेवा क्षेत्र का। लेकिन भारत की बड़ी आबादी आज भी किसमें इन्वॉल्व है? प्राइमरी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। नेक्स्ट, अगली बात आप मुझे बताइए कि हमने पढ़ा है एक बुद्धिज्म और जैनिज्म में भगवान बुद्ध के बारे में और भगवान वर्धमान महावीर जैन के बारे में। भगवान बुद्ध का नाम क्या है? हमने पढ़ा था तथागत। नाम क्या है भगवान बुद्ध का? एक तथागत। भाई मूल नाम तो क्या है? सिद्धार्थ, पिता शुद्धोधन, माता यशोदा। पढ़ी थी आपने? और उनकी माता जो है, असली माता का, अपनी माता का निधन हो गया था, और फिर गोमती प्रजापति ने उनको पाला था। तो अब आपको ध्यान रखना है, भगवान बुद्ध के 2 नाम आपको आ रखे थे वहां पे। एक शाक्य मुनि, एक शाक्य मुनि है, ये आपको ध्यान रखना है। शाक्य कुल के थे ना वो, शाक्य कुल। हाँ, मुझे माता का नाम याद आ गया, गौतमी माता प्रजापति। आपने नाम सुना उनका? गौतमी माता प्रजापति। पिता शुद्धोधन, उनका नाम सिद्धार्थ, उनका घोड़ा कंथक, याद है? कंथक। और छन्ना उनका सारथी। छन्ना कौन था? उनका सारथी। और भगवान बुद्ध, यहां पर 2 नाम दे रखे थे और एक और नाम दे रखा था, वो महावीर का है। और वो 2 नाम जो शाक्य मुनि है और तथागत है, तथागत बुद्ध, वो नाम भगवान बुद्ध का है। तो पूछा था इनमें से कौन सा बुद्ध का नाम? 16 महाजनपद पढ़े आपने? कौन से उसमें से? ये पीसीएस में आएगा। गणसंघ थे, वज्जी और मल, पढ़े आपने? अंग मगध काशी कौशल मल वज्जी वत्सेदी कुरु पांचाल गांधार अश्मक अवंती सूरसेन। पढ़ा है? याद है कि नहीं है? 16 महाजनपद।
अंग, मगध, काशी, कौशल, मल्ल, वज्जी, वत्स। पढ़े? चेदी, कुरु, पांचाल, गांधार, अश्मक, अवंती। ये कि नहीं पढ़े इनके बारे में? अवंती राजधानी क्या थी अवंती की? उज्जैनी। और महिष्मति, दूसरी कौन सी थी? महिष्मति। इनमें से कौन से गणराज्य थे? दो याद रखना, वज्जी, वज्जी संघ और मल्ल। और मल्ल की राजधानी है पावापुरी और कुशीनगर। जैन और बौद्ध दोनों से। एक जगह भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, निर्वाण, और एक जगह भगवान महावीर जैन। तो प्रश्न देखो कहीं से आ रहे हैं सारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब घूम के आ रहे हैं। अच्छे से आप कर सकते हैं अगर आप मेहनत करें। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ा कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।